और यहाँ पे आपको RX बना है, तो RX जो होता है, RX जो इसे हमने हेलोएल्केन का नाम दिया है, तो ये R का अर्थ तो एल्काइल होता है, R का एल्काइल और X को कॉमनली हम लोग हैलाइड बोलते हैं, कॉमनली इसे हैलाइड बोला जाता है। तो हेलोएल्केन्स को ही एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका कॉमन नेम होता है। तो हेलोएल्केन के बारे में अभी तक आपने जाना कि वैसे यौगिक जिसमें हेलोजन एवं एल्केन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हेलोएल्केन्स कहते हैं। हेलोजन कौन होते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एवं आयोडो। एल्केन कौन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र में जितनी कार्बन की संख्या होगी उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या हो तो वो एल्केन होता है। और उस एल्केन में यदि हाइड्रोजन एक कम कर दिया जाए तो पचा यौगिक एल्काइल कहलाता है। एल्काइल। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन को समझिए। क्लासिफिकेशन जो होते हैं ये कई बेसिस पे होते हैं। जैसे आप एक क्लास में बैठे हुए बच्चे और बच्चियों को अगर आपको क्लासिफाई करना हो तो आप उसे कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि उस क्लास में जितने भी मेल स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनको एक तरफ बिठा सकते हैं, जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनको एक तरफ बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्लास के बच्चों का जो क्लासिफिकेशन किया वो जेंडर के आधार पे किया, यानी कि उनके लिंग के आधार पे अपने लड़कों को अलग किया, लड़कियों को अलग किया। ठीक उसी क्लास के बच्चों को यदि दूसरे तरीके से क्लासीफाई करना हो तो आप यूँ समझिए, यदि बच्चे इंटरमीडिएट के हों और उन्होंने मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथ लिया है तो और यदि हम ये कहें कि मैथ लेने वाले बच्चे एक तरफ बैठेंगे और बायोलॉजी लेने वाले मुख्य विषय के रूप में दूसरी तरफ बैठेंगे, तो ये भी आपने क्लासिफिकेशन किया उन्हीं बच्चों का। और इस बार आपने जो वर्गीकरण किया है ये दूसरे तरीके, यानी कि तरीका का जो आधार है इस बार वो आधार है उनके द्वारा चुने गए विषय के रूप में आपने वर्गीकरण कर दिया। उसी क्लास के बच्चे को यदि आपको और क्लासिफाई करना हो अलग अलग आधारों पे तो आप कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चे ने 10th पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है, तो यदि उन्होंने 10th में 70% से अधिक मार्क्स प्राप्त किया है तो 70% से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे और बच्चियाँ एक तरफ और 70% से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे और बच्चियाँ दूसरी तरफ बैठते हैं यदि, तो ये आपने उन्हीं बच्चों का वर्गीकरण ये तीसरी बार और तीसरे प्रकार से कर दिया। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि एक ही चीज़ को वर्गीकृत करने के कई सारे आधार हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है हेलोएल्केन्स के वर्गीकरण का। तो हेलोएल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है ये भी कई सारे तरीके पे होते हैं। तो हमने जो पहला बेसिस माना है, पहला बेसिस जो हमने माना है हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पे जो बच्चे हम लोग अगर इसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोला जाता है। वर्गीकरण का अर्थ आप समझ लीजिए एक प्रकार से बंटवारा। और ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड यानी हेलोएल्केन्स के लिए। तो हेलोएल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है इसके कई सारे आधार हो सकते हैं। पहला आधार होने वाला है हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कोई भी यौगिक जो हेलोएल्केन है उसमें कितने हेलोजन परमाणु एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके आधार पे हम हेलोएल्केन्स को कितने भाग में बांट सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो है सबसे पहला बच्चे आता है उसका नाम है मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन को ही दूसरा नाम होता है मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड ये इसका कॉमन नेम हो जाता है और जो हेलोएल्केन होता है वो इसका IUPAC नेम होता है। तो मोनोहेलोएल्केन या मोनोहेलाइड दोनों एक ही बात है। मोनोहेलोएल्केन और मोनोहेलाइड में एक टर्म कॉमन है मोनो। मोनो का अर्थ होता है हमेशा एक। केमिस्ट्री में मोनो का अर्थ होता है एक, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाम में डाई आता है तो उसका अर्थ होता है 2 CO2। और जब आप पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए आपने आज तक फार्मूला पढ़ा है CO। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं तो CO2। डाई के लिए 2 और मोनो के लिए 1, या फिर आप यूँ कह लें यदि 1 है तो उसका अर्थ मोनो होता है। तो वैसे हेलोएल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या सिर्फ एक ही रहती हो उसे हम लोग मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं CH3Cl, इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या सिर्फ एक है, एक ही Cl लगा हुआ है, तो इसे हम लोग मोनोहेलोएल्केन कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद डाई हेलोएल्केन पे चर्चा करते हैं। तो इसमें एक ही हेलोजन परमाणु है तो इसे मोनोहेलोएल्केन कहेंगे। जैसा कि आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं CH3CH2Br, इसमें भी हेलोजन परमाणु की संख्या एक ही है Br, तो इसे भी हम लोग मोनोहेलाइड या मोनोहेलोएल्केन ही कहेंगे। उसके डेफिनेशन के रूप में आप याद रखेंगे वैसे हेलोएल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या सिर्फ एक ही रहती हो उसे मोनोहेलाइड या मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं डाइहेलाइड या डाइहेलोएल्केन। डाइहेलाइड क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। डाई का अर्थ केमिस्ट्री में अभी जस्ट हमने वहाँ पे बताया कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2, तो डाई का अर्थ होता है 2। डाई का अर्थ होता है 2। केमिस्ट्री में यदि संख्या 2 बार हो जाए तो इसे हम लोग डाई
के लिए डाई करके संबोधित करते हैं। डाई हैलाइड में क्या होता है कि वैसे हेलो एल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाए उसे हम लोग डाई हैलाइड कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में CH2 और Cl की संख्या अब इसमें 2 हो गई है। Cl एक हेलोजन है और हेलोजन परमाणु की संख्या अब कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए यह डाई हैलाइड कहलाएगा। आप इसके अन्य विकल्प को भी देख सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल को देख सकते हैं। CH2 एक Cl इस पर लगा दिया और एक हेलोजन इस पर लगा दिया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हेलोजन परमाणु की संख्या फिर से 2 है, एक बार Br और एक बार Cl, तो ये भी डाई हैलाइड का उदाहरण होगा। तो ये इस प्रकार से आपने मोनो हैलाइड और डाई हैलाइड को समझा। डाई हैलाइड भी बच्चे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड और एक होता है विशनल डाई हैलाइड। अगर आप इसे नोट कर लिए हैं तो हम आगे इसके बारे में बताते हैं, नहीं नोट किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा डाई हैलाइड के 2 टाइप के बारे में समझेंगे। डाई हैलाइड जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल, और चूंकि डाई हैलाइड का ही प्रकार है तो ये आगे आप पढ़ लीजिएगा, जेमिनल डाई हैलाइड। और दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल को शॉर्टकट में जैम भी कह दिया जाता है, तो इस बात से भी आप अवगत रहिए, शॉर्टकट में जेमिनल को जैम भी कह दिया जाता है। जेमिनल डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड क्या होता है कि देखिए वैसे हेलो एल्केन्स जिसमें डाई हैलाइड तो होंगे परंतु उसमें जो 2 अलग अलग या 2 सेम ही हेलोजन परमाणु लगे होंगे, वो एक ही कार्बन परमाणु पे यदि लग जाए, यदि दोनों हेलोजन, डाई हैलाइड का अर्थ होता है कि जिसमें 2 हेलोजन रहते हैं, यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे हो जाए तो उसे हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। जबकि विशनल डाई हैलाइड में क्या होता है कि जो दोनों हेलोजन परमाणु होंगे वो एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पे लगे होंगे। आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हैलाइड है, यहाँ भी 2 हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों हैलाइड एक ही कार्बन पर है और यहाँ पर ये दोनों हैलाइड अलग अलग कार्बन पे है। तो जब अलग अलग पे रहे तो विशनल डाई हैलाइड, और जब सेम ही कार्बन पे दोनों हैलाइड आ जाए तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये डाई हैलाइड की जानकारी थी। इस प्रकार से किसी भी यौगिक में हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हमने 2 से अधिक वाले जितने भी हैलाइड होते हैं उसे हम लोग पॉली हैलाइड कह के संबोधित करते हैं, पॉली हैलाइड। तो वैसे यौगिक या वैसे हेलो एल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, मोर देन टू, या यहाँ पे लिख देते हैं 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक। अगर किसी भी हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग पॉली हैलाइड कहते हैं। जैसे कि 3 हो गया तो ट्राई हैलाइड, 4 हो जाएगा तो टेट्रा हैलाइड, 5 हो जाएगा तो पेंटा हैलाइड। इस प्रकार से ये बढ़ते रह जाएगा और इसे हम एक लाइन में पॉली हैलाइड का दर्जा दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने देखा जाए तो आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, जिसका प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है, बेहोशी के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH-Cl3। इसमें हेलोजन परमाणु यानी कि Cl की संख्या 3 है, तो ये पॉली हैलाइड का उदाहरण होगा। इसके अलावा आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम सुना होगा, कार्बन और इसमें क्लोरीन की संख्या 4 है, तो यह भी पॉली हैलाइड हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही व्यापारिक नाम पायरीन होता है, इसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन वगैरह में किया जाता है। तो ये आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पे। अब हमने आपको बताया कि एक ही चीज़ का वर्गीकरण कई तरीके से कर सकते हैं, तो अब हम लोग दूसरे जो आधार हैं इसके CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण अब हम लोग देखेंगे। तो इसे मिटाते हैं। अगला जो है इसे या तो आप संकरण के आधार पे कह सकते हैं, आप इसे संकरण के आधार पे कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं CX बंध के प्रकृति, CX बंध के प्रकृति के आधार पर या संकरण के आधार पर। इसके आधार पर बच्चे हेलो एल्केन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक sp3 संकरित हेलो एल्केन्स, आशा करते हैं कि आपको संकरण आता होगा, और दूसरा होता है sp2 संकरित, sp3 संकरित CX बंध, और इधर sp2 संकरित CX बंध।
ये इतने 2 प्रकार के होते हैं, एक sp3 वाले और एक sp2 वाले। आशा करते हैं कि आपको संकरण आता होगा। क्लास 11th का ये टॉपिक है संकरण। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिलहाल ये वीडियो देख करके आप इसके क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स को समझ लीजिए, बाकी कमेंट में बता दीजिएगा तो हम संकरण को लेकर के अलग से वीडियो पोस्ट कर देंगे। तो sp3 संकरित जो कार्बन और हैलोजन होते हैं जिसे हैलोअल्केन कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है एल्काइलिक हैलाइड, जो सबसे पहला है, इसे हम लोग कहते हैं एल्काइलिक हैलाइड। इसके बाद जो आता है उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और इसके बाद इसमें जो तीसरा टाइप है इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये 3 प्रकार के होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपने समझ लिया कि संकरण के आधार पे जो हैलोअल्केन्स होते हैं 2 टाइप के, एक sp3 संकरित और दूसरा sp2 संकरित। sp3 संकरित 3 प्रकार के, एल्काइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। वहीं अगर दूसरी तरफ sp2 की बात की जाए तो इसके आधार पे होते हैं, एक होते हैं विनाइलिक हैलाइड, जिसे वाइनलिक हैलाइड भी कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड, और जो दूसरा होता है उसे एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड। ये इतने 3 और 2 उधर 5, कुल 5 प्रकार के हैलोअल्केन्स संकरण के आधार पे होते हैं, जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। एल्काइलिक हैलाइड का तो नाम से ही स्पष्ट है कि यदि एल्काइल समूह में हैलोजन लग जाए तो उसे एल्काइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं CH3 CH2, ये एल्काइल समूह है और इसमें यदि हमने हैलोजन लगा दिया X तो ये कहलाएगा आपका एल्काइलिक हैलाइड। अब ये sp3 संकरित कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। इस हैलोजन का यदि आपको संकरण अवस्था निकालना होगा, इसका यदि आपको संकरण अवस्था निकालना है तो ये किस कार्बन से लगा है वो देखना पड़ेगा। इस कार्बन से लगा है और इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो गई। और इसे हमको बांट देना है sp-df में इस प्रकार से कि s का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, p का मान 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, d का मान 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से संकरण अवस्था निकलता है। आपके पास 4 पॉइंट है, आपने एक s को दे दिया, 3 बच गया तो p को 3 दे सकते हैं, तो इसका संकरण अवस्था हो गया sp3, और इसे हमने sp3 के अंतर्गत ही आपको बताया भी है। तो इस प्रकार से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दिया गया हैलाइड किस संकरण अवस्था का हैलाइड है। तो एल्काइलिक हैलाइड के बारे में आप जो क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं कि वैसे हैलोअल्केन्स जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एल्काइल समूह से लगा होता है एल्काइलिक हैलाइड कहलाता है, और यह sp3 संकरित हैलोअल्केन्स का उदाहरण है। दूसरे आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को समझने के लिए आप एक ग्रुप के बारे में समझना पड़ेगा। उस ग्रुप का नाम है एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या होता है ज़रा समझिए। एलाइल ग्रुप के लिए आप समझिए कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में यदि 2 बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाया ना, डबल बॉन्ड लगा हुआ हो और उसके ठीक बगल में कोई sp3 संकरित कार्बन हो, तो द्विबंध वाले कार्बन के, कि जो द्विबंध वाले कार्बन है, द्विबंध वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन, यानी कि ये, या फिर इधर देखा जाए तो ये, इस बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन लगेगा तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। द्विबंध वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे कोई हैलोजन लगता है तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इस कार्बन पे हैलोजन लगाना है तो आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन बने हुए हैं और 1 बॉन्ड पीछे हैं, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। यदि आप इस पे हैलोजन जोड़ना चाहते हैं तो 1 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। अभी 3 था, अब ये कम कर दिया, 2 हो गया। अब इस पे हैलोजन जोड़ दीजिए, अब ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? वैसा हैलोअल्केन्स जिसमें हैलोजन परमाणु एलाइल समूह पे लगा होता है उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा हैलोअल्केन्स जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध से लगे कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से लगा होगा उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये बातें आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। इसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड को समझने से पहले थोड़ा सा आप ये समझिए, 6 कार्बन की बंध श्रृंखला और इसमें यदि अल्टरनेट रूप से डबल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। इसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। यदि इसी बेंजीन रिंग के ऊपर, इसी बेंजीन रिंग का जो अल्टरनेट रूप से डबल बॉन्ड है, इसे ऐसा गोल घुमा करके भी लिखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि
अनुनाद की घटना यानी रेजोनेंस की घटना के कारण जो डबल बॉन्ड है इसके स्थान में बदलाव होते रहता है और इस वजह से इसे हम गोल करके भी डिनोट करते हैं। तो ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन ही है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर हम CH2 समूह को लगा देते हैं तो इसे हम लोग बेंजाइल बोलते हैं, इसे बेंजाइल बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। अब इस बेंजाइल ग्रुप पर यदि हैलोजन लग जाए, ये हमने X लगा दिया, यहाँ तक तो ये बेंजाइल था, यहाँ तक ये बेंजाइल था, इस बेंजाइल पे हमने हैलोजन लगा दिया, तो अब इसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको sp3 संकरित के तीनों विकल्प समझ में आ गए। एल्काइल समूह से लगा हैलोजन एल्काइलिक हैलाइड, एलाइल समूह से लगा हैलोजन एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइल समूह से लगा हैलोजन बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। तीनों को हमने sp3 संकरित में पढ़ा है, तो आप इसका भी संकरण अवस्था निकाल करके जांच कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इस हैलोजन का अगर निकालना हो संकरण अवस्था तो ये किस कार्बन से लगा है? इस कार्बन से लगा है। इस पे सिंगल बॉन्ड अगर गिने जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड आगे सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड नीचे, 2 हो गए और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए? 4, और 4 के लिए होता है sp3। अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा भी था। तो ये आपके sp3 संकरित पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बाद बचते हैं sp2 संकरित, तो उसे भी हम लोग चर्चा में शामिल कर लेते हैं। sp2 संकरित में आपके पास 2 विकल्प हैं, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड के बारे में समझ लीजिए कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर द्विबंध के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगेगा तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। यदि द्विबंध वाले कार्बन यानी इसी पे हैलोजन लग जाए, इस द्विबंध वाले, ये जो द्विबंध वाले आपके कार्बन हैं, इसी पर यदि हैलोजन ये लग जाए तो इसे हम लोग वाइनिलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? वैसे हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध वाले कार्बन से ही लगे रहें उसे विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका वाइनिलिक हैलाइड का उदाहरण हो गया। अगला है एरिल हैलाइड। अभी आपने पढ़ा था ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगता है, उसे बेंजाइल बोलते हैं, और बेंजाइल पे यदि हैलोजन लगा तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अभी बात है एरिल हैलाइड की। तो यदि जो आपका हैलोजन है, ये हैलोजन परमाणु बेंजाइल पे नहीं लग करके बेंजीन रिंग पर ही लग जाए, ये जो बेंजीन रिंग है इसी पर यदि हैलोजन लग जाए, इसे हम लोग एरिल हैलाइड बोलते हैं, इसे हम लोग एरिल हैलाइड बोलते हैं। एरिल हैलाइड एक कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम होता है हेलो एरिन्स। इसी का दूसरा नाम यानी IUPAC नाम होता है हेलो एरिन्स, जो कि आपका जो पहला चैप्टर है हैलोएल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो वो हेलो एरिन्स जो है ये यही है, बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन का लगा होना। एरिल हैलाइड का ही दूसरा नाम हेलो एरिन्स होता है और जो पहला नाम है हेलो एल्केन्स वो एल्काइलिक हैलाइड का ही, जो कि हमने अभी बताया भी था, इसी का IUPAC नेम हेलो एल्केन्स होता है। तो इस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन में आपने देखा संकरण के आधार पर वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का एक आखिरी जो माध्यम है, जो टॉपिक है, कार्बन के डिग्री के आधार पर, जिसे कार्बन के प्रकृति के आधार पर भी कहते हैं, उसको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तो फिर ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के प्रकृति के आधार पे हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण, RX का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण। इसके आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एक होता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और एक होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्रमशः 3 प्रकार के ये होते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का ही दूसरा नाम होता है प्राथमिक हैलाइड, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। 2 डिग्री का होता है सेकेंडरी हैलाइड, जिसे द्वितीयक हैलाइड कहते हैं। और 3 डिग्री का होता है टर्शियरी हैलाइड, जिसे तृतीयक हैलोएल्केन्स या तृतीयक हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन है CH3 CH2 और इस पर लगा दिया हमने X। अब इसका पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का हैलोएल्केन है या हैलाइड है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि हैलोजन का अपना कोई डिग्री नहीं होता है। ये जो आपने डिग्री लिखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या जिसे आप प्राथमिक, द्वितीयक का तृतीयक कहते हैं, उसमें जो डिग्री आता है वो डिग्री हैलोजन का अपना नहीं होता है। हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है उसका डिग्री आपको निकालना होगा और वही डिग्री उस हैलोजन का भी डिग्री कहलाता है।
तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका तो स्वयं का डिग्री होगा नहीं, ये किस कार्बन पे लगा है, इस पे लगा है ना, तो इसका डिग्री आपको निकालना पड़ेगा और जो डिग्री इसका होगा वही डिग्री इसका भी हो जाएगा। अब समझिए इसका डिग्री क्या होगा। डिग्री कैसे निकालते हैं, जिस कार्बन का भी आपको डिग्री निकालना हो, जिसे आपने चिन्हित कर लिया कि जिस पर हैलोजन लगा हुआ है, उसका डिग्री निकालना है, तो आपको ये देखना है कि वो कार्बन जिस पर हैलोजन लगा है अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन पीछे 2 कार्बन की श्रृंखला से लगा हुआ है, जबकि हमने कहा आपको डायरेक्टली देखना है। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक डायरेक्ट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस कार्बन का इस कार्बन के साथ कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है तो इसका अर्थ है कि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन का डिग्री है 1 डिग्री, इसीलिए इस हैलोजन का भी डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए प्राथमिक हैलाइड क्या है, हालांकि इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपसे प्राथमिक हैलाइड का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक हैलाइड का उदाहरण है। तो आपको पहचानने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन डायरेक्ट तौर पे कितने कार्बन से लगे हैं। अगर 1 से लगेंगे तो 1 डिग्री, 2 से लगेंगे तो 2 डिग्री, 3 से लगेंगे 3 डिग्री, 4 डिग्री संभव नहीं है। हैलोजन के केस में कार्बन 4 डिग्री संभव है, हैलोल्केन्स 4 डिग्री संभव नहीं है। क्यों, तो उसका उत्तर हम आपके ऊपर छोड़ दें। ये तीनों टॉपिक पढ़ाने के बाद आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको उसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों हैलोल्केन्स 4 डिग्री संभव क्यों नहीं है। अभी आपने देखा कि ये कार्बन सिर्फ एक इसी कार्बन के साथ, ये कार्बन सिर्फ एक इसी कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड में है, इसलिए ये 1 डिग्री है। पीछे हालांकि 2 कार्बन है लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड सिर्फ इसी के साथ है, ये वाला बॉन्ड, इसका और इसका कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये 1 डिग्री है। इसी के हिसाब से अगर आपको 2 डिग्री की बात की जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH और CH3, इस पर हमने हैलोजन लगा दिया। आप देखेंगे ये वाला जो हैलोजन है ये इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर से डायरेक्टली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, इसलिए ये हैलोजन भी कितना, 2 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर आपको 3 डिग्री का उदाहरण देना हो तो 3 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं CH3 C, ऊपर भी CH3 लगा दीजिए, नीचे भी CH3 लगा दीजिए और आगे हैलोजन को जोड़ दीजिए। अब ये हैलोजन इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट लगे हैं, एक नीचे, एक ऊपर और एक पीछे, 3 से लगे हैं। तो ये कितने डिग्री हो गए, 3 डिग्री। इस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलोल्केन्स का वर्गीकरण आपने देखा। 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी। तो ये पूरे का पूरा आपने क्लासिफिकेशन समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग हैलोल्केन्स का नोमेनक्लेचर पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हैलोल्केन्स की बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।